किसी भी प्रदेश बल्कि अगर बात करें समाज की या देश की तो उसकी तरक्की का पैमाना वहाँ का औद्योगिक विकास और इंडस्ट्रीज़ का जो एक हेल्थ है उसको लेकर शायद माना जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि उद्योगों को एनकरेज किया जाएगा, उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा और उनके लिए नीतियां बनाई जाएंगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी रही है कि उद्योगों को बढ़ाया जाए और उद्योगपतियों में और खासतौर से उद्योग लगाने वाले लोगों को न सिर्फ एनकरेज किया जाए बल्कि उनके भरोसे को भी कायम किया जाए ताकि वो लोग उत्तर प्रदेश में आकर न सिर्फ इन्वेस्ट करें बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। और इसी के लिए आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो समिट में हो, इस तरह की समिट होती रही हैं। लखनऊ में भी आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज़ को लेकर और इंडस्ट्रीज को लेकर अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। हमारे साथ गाज़ियाबाद के एरिया मैनेजर साहब यूपीएसआईसी के मौजूद हैं, राकेश झा साहब। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश को और ख़ास तौर से गाज़ियाबाद को दोबारा से उस मानचित्र पर लाया जाए जो कि कभी था। जैसे कानपुर को कभी कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या लुधियाना, और ये तमाम वो औद्योगिक शहर थे जहाँ पर उद्योग न सिर्फ पनपते थे बल्कि लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देते थे। गाज़ियाबाद उनमें से एक प्रमुख था। गाज़ियाबाद से राकेश जी के साथ ताल्लुक़ भी है और जिम्मेदारी भी है। मैं आपका स्वागत भी करूंगा। और क्या नीतियां रहेंगी और कैसे आपको लगेगा कि अब उद्योग लगेंगे और उद्योगपतियों का, ख़ास तौर से इंडस्ट्री वालों का भरोसा कायम होगा? जैसा कि आपने कहा कि सरकार की ये एक नीति रही है कि सारी चीज़ों में सभी उसमें एक स्पष्ट नीति बन जाए जिससे कि लोगों को क्लैरिटी रहे कि क्या उनको मिलने वाला है किसी भी फील्ड में वो जाते हैं। तो इस दिशा में सरकार ने औद्योगिक नीति के अलावा करीब 25 और नीतियां बनाई हैं जिनमें कि अलग अलग सेक्टर्स की नीतियों को स्पष्ट कर दिया गया है। पहले सरकार ने ये भी निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम फरवरी में करेंगे जिसमें कि हम पूरे विश्व से यहाँ पे पूंजी निवेश को आकर्षित करेंगे। पिछली बार भी सरकार ने इसी क्रम में एक इन्वेस्टमेंट समिट किया था जैसे ही सरकार आई थी, और जब हमने देखा कि 5 साल में सरकार ने लगभग जितनी परियोजनाएं उस समय इन्वेस्टमेंट का उन्होंने एमओयू किया था उन सब को धरातल पर उतारने में सफल रही। इस बार भी सरकार ने यही करने का निर्णय लिया है और शुरुआत में ही हम लोग एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं जिसमें कि जो लोग एमओयू करेंगे उनको हम पूरे समय ये प्रयास करेंगे कि उनकी सारी परियोजनाएं हम स्थापित कर पाएँ जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हो और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों का इसका बेनिफिट मिले। तो सर एक सवाल बनता है, जैसे गाज़ियाबाद को अगर देखें तो उद्योग जगत कहा जाता था और एक तरह से उसका खास अंग कहा जाता था, लेकिन आज वो स्थिति बीच में बहुत डामाडोल हुई। उसके कई कारण थे, लॉ एंड ऑर्डर भी एक कारण था। हालांकि राजनीतिक दल इसको पॉलिटिकल एक तरह से मूव बनाकर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का पिछले कुछ दिनों में ऐसे हालात बने कि यहाँ से उद्योगपतियों का पलायन हुआ। लेकिन अब चूंकि सरकार एक ऐसी नीति पे चल रही है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रमुखता से जो है फोकस किया जाता है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने बाकायदा ये मेंशन भी किया कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधी जो हैं वो पलायन कर रहे हैं और उद्योगपति आ रहे हैं और उनका भरोसा कायम हो रहा। अब आपका काम शुरू होता है कि कैसे आप फिजिबल करते हैं, चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ज़मीन देते हैं, और क्या ऐसा माहौल दे रहे हैं आप, क्या कोशिश है आपकी? बिल्कुल सही कहा आपने। जो पहले ये सिचुएशन रहा होगा, लेकिन पिछले 5 साल में आज की डेट में ये स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरीके से उद्यमियों को पसंद आ रहा है। यहाँ का बाहर से लोग यहाँ पे पूंजी निवेश करना चाह रहे हैं। जहाँ तक विद्युत का प्रश्न है, 24 घंटे विद्युत उपलब्ध हो पा रही है यहाँ के उद्योगों को। बाकी जहाँ ये बात है कि हम ज़मीन कैसे उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि देखिए मैंने जो अभी देखा, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तारतम्य में मैंने बैठकें करी उद्योगपतियों के साथ, तो बहुत उत्साह है। लोग जो है चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाहर से भी लोगों को, अपने मित्रों को भी वो आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करें। और कई सारे एमओयू, जैसे 20,000 करोड़ का यहाँ का टारगेट हमारा है, लेकिन 20,000 करोड़ के सापेक्ष हमने अभी तक 13,000 करोड़ के आसपास की एमओयू अभी ऑलरेडी मुझे प्राप्त हुए हैं। और इसमें से कई बहुत बड़े पैमाने पे जो है औद्योगिक क्षेत्रों का स्थापित करना चाहते हैं। जैसे कि एक केआरएस ग्रुप है पुणे का, वो चाह रहे हैं कि बड़ा औद्योगिक क्षेत्र 1,000 एकड़ में विकसित करें। और इसी प्रकार से डैशनैक करके एक संस्था है जो कि एक विकसित करना चाहती है औद्योगिक क्षेत्र 300 एकड़ में आसपास।
जहाँ तक जो भी एमओयूज़ हैं इनको धरातल पर लाने के लिए ज़मीन का प्रश्न है, तो इस क्रम में बताना चाहूँगा कि यूपी सीडा हर समय उद्योगों के लिए ज़मीन उपलब्ध कराती रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। गाज़ियाबाद का जहाँ तक प्रश्न है, गाज़ियाबाद में हमारा ट्रॉनिका सिटी के पास हमने आलियाबाद में भी 240 एकड़ की भूमि का कब्जा लिया है। बाकी 280 एकड़ के आसपास अभी पचायरा की ज़मीन है, उसी के बगल में है, उसको भी हम लोग कब्जे में लेने वाले हैं। अधिग्रहित है विधिवत रूप में, उसमें कोई अड़चन नहीं है। इसके अलावा हापुड़ में 180 एकड़ के आसपास हम जो है सर अभी हाई कोर्ट में है उसका मामला, उसको हम परसू करके अपने फेवर में लेना चाह रहे हैं, वो ज़मीन उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा हमने जो पुरानी ज़मीन हमारी जिन लोगों को हमने आवंटित किया था बड़े बड़े प्लॉट, उनको छोटे करा करके हम उपलब्ध कराने की दिशा में हमने अभी जून 2022 में एक सब डिवीज़न पॉलिसी लाई है, जिसका कि लोगों में बहुत उत्साह है। उसमें जो है छोटे प्लग करा करके वो भूमि उपलब्ध हो जाएगी लोगों को, वहाँ पे उद्योग लगा सकेंगे। जहाँ तक नीति में प्रश्न है, तो सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक पार्क को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई है। और इसमें एक बहुत अच्छा बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट्स और सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक व्यवस्था ये बनाई है कि जहाँ ऑक्शन पे भी जहाँ ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है, वहाँ पे भी अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट आ रहा हो तो उसको किस प्रकार से हम तुरंत स्थापित कर सकें, इसकी व्यवस्था बनाई गई है। अभी रजिस्ट्रेशन कराने का एक वो बनाया गया है सिस्टम, जिसमें कि जो लोग एमओयू करना चाहते हैं वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा देंगे, फिर इन एमओयूज़ की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी और ये ट्रैकिंग एक पीरियोडिक रूप में होती रहेगी, जिससे कि कोई भी परियोजना जल्दी से जल्दी फलीभूत हो सके। सर, एक सवाल बनता है कि जैसे अभी आपने कहा कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं या प्राइवेट जो एक तरह से पार्टीज़ हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो डेवलप कर सकें, तो इससे दो सवाल होते हैं। एक सवाल तो ये आता है कि क्या सरकारी व्यवस्था की बजाय प्राइवेट की तरफ आप जा रहे हैं? दूसरा, क्या बेनिफिट होगा कि आप जैसे कई बार बहुत से ऐसे सिंगल विंडो की लोग मांग करते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं कई जगह पर होती हैं, लीगल हैसल्स हैं और तमाम चीज़ें, कैसे आप उसको मीट आउट करेंगे? अभी आप बात कर रहे थे कि अगर हमसे कोई प्लॉट लेता है तो उसको डेवलप मिलेगा, अगर वो प्राइवेट कहीं से जाके लेता है तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको ऐसे एक्सप्लेन करें ताकि इन्वेस्टर को भी समझ में आए और आम नागरिक को भी समझ में आ जाए। देखिए, सरकार इस समय हर एक फील्ड में प्राइवेट पार्टिसिपेशन से काम करना पसंद कर रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों ही सेक्टर्स की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आ जाती है। इस दिशा में ही ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का जो योजना बनाई जा रही है, उसमें क्या है कि एक तो जेस्टेशन पीरियड कम हो जाता है, लैंड एक्विजिशन का जो हमारा प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है। अगर निजी प्रवर्तक इसको करने आगे जाएगा तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, प्लस वो बेहतर एड्रेस कर सकेगा लोगों की नीड को, क्योंकि वो मार्केट से जुड़े हुए हैं ज़्यादा और वो इस तरह से काम करेगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है कि किसानों के साथ नेगोशिएशन करने में और उनको स्वायत्ता है, वो जल्दी काम कर पाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो पाएंगे। और ऐसा मानना है कि सस्ते में हो पाएंगे, क्योंकि सरकारी जो इस समय नियम बने हुए हैं उसके अनुसार 2014 के बाद 2013 के बाद ज़मीन को अधिग्रहित करने में कठिनाई आ रही है थोड़ी, इस वजह से ये एक तरीका निकाला गया है प्राइवेट। यानी लैंड एक्विजिशन जो बिल आया था, भूमि अधिग्रहण बिल, उसके बाद चीज़ें बदली हैं बहरहाल। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपसे जो ज़मीन ली जाएगी वो डेवलप्ड होगी और तमाम जो विंडोज़ जो ज़्यादा खुली हुई वो कहीं एक तरह से सेंट्रलाइज हो जाएंगी, ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं, हमने तो ऑलरेडी सेंट्रलाइज़ किया हुआ है, सरकार की ये मंशा थी और हमने जो है इसको 2017 से ही ऑनलाइन किया हुआ है और 2020 में हमने आवंटन भी जो है ई ऑक्शन के माध्यम से करना चालू कर दिया। लगभग हमारी 25 सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और वो जो भी हमारे यहाँ आवंटी आता है, आवंटन से लेकर के और अपनी लीज डीड बैंक भेजना और बाकी इवन जो जब उसने उद्योग लगा लिया उसके बाद मान लीजिए नहीं चला पा रहा है, उसको बेचना चाह रहा है, वो सारी की सारी गतिविधियां वो ऑनलाइन ही करता है, उसको हमारे कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। और ये इतना सफल रही है ये सिंगल विंडो कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है इंडिया में, और मुख्यमंत्री जी का ये सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि नंबर 1 आ जाए यूपी, और इसमें हम लोग जरूर सफल होंगे। सर, एक बहुत कड़वा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो लोगों के मन में रहता है कि अक्सर नया आप औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करते हैं, कृषि की भूमि, उसकी लैंड यूज़ चेंज होता है, एक नया एक जंगल कंक्रीट का खड़ा होता है, लेकिन जो पुरानी यूनिट्स बंद हो रही हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, चाहे आप साहिबाद इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, आप चाहे बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, मैं अकेले गाज़ियाबाद की बात कर रहा हूँ, तो उनको जो सिक हैं या जो कहीं बंद हो गई हैं या कहीं वो रीयूज़ हो सकती हैं, इसके बारे में कोई नीति आप बना रहे हैं?
जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने एक विभाजन की नीति लाई है 2022 में। पहले से नीति थी, इसको हमने और ज़्यादा लिबरल कर दिया, इसको सरल बना दिया, जिससे कि लोग आगे आएँ और अपने जो अनयूटिलाइज लैंड है, या मान लीजिए गाज़ियाबाद के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों ने जो है खाली रखी रहे अपने भूखंड को। लोगों ने उद्योग लगाए, लेकिन हर एक उद्योग का एक लाइफ साइकिल होता है, 15 साल का, 20 साल का। यहाँ तो 71 और 65 में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए थे। तो 15-20 साल में कोई भी अगर इकाई आती है तो वो धीरे धीरे एक बंद, कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाए, चाहे उसका प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड हो जाए या फिर कुछ और कारणों से। वो जनरली इस तरह से देखा जाता है, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद वो अपने भूमि को सहजता से निकाल सकें, इसके लिए हमारी ट्रांसफ़र नीति है। चाहे वो एक मुश्त वो भूखंड अपने विक्रय कर दे, या फिर वो उसको छोटे करके बेच सकता है। इसके लिए हमने बहुत ही सहज कर दी, और अभी एक पहला सब डिवीज़न उसी पॉलिसी के अंतर्गत हमने अभी किया है, और एक और इसमें सब डिवीज़न की आवेदन आ चुका है। और मुझे पूरा इस पर कई लोग मुझसे संपर्क करें, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोग इसका लाभ उठाएंगे ये, और लोगों को ये भूमि उपलब्ध हो जाएगी। सर, इसमें एक और सवाल बनता है कि कई बार हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लैंड यूज़ को चेंज करके कई लोगों ने कई और चीज़ें बना ली हैं, होटल्स बना लिए हैं और शादी घर बना लिए हैं, बैंकेट हॉल्स बना लिए हैं। तो क्या ये नियमानुसार है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के आप मन बना रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ तो सरकार की योजनाएं थी, कुछ ऐसी गतिविधियां थी जिनको कि बढ़ावा देने के लिए उनको उद्योग घोषित करना आवश्यक था। जैसे कि आपने देखा कि मल्टीप्लेक्स और फिल्म को हमने उद्योग घोषित किया, और इसी कारण से आज फिल्म इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई। एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, लेकिन जब से सरकार ने नीति बनाई, उसको उद्योग बनाया, कई सारे मल्टीप्लेक्स खुले, और लोगों ने जो वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया। लोग फिल्म देखने जाना नहीं चाहते थे सिनेमा हॉल में। इसी प्रकार से होटल का आपने देखा, जब होटल को उद्योग डिक्लेयर किया गया तो कॉमनवेल्थ गेम में इतने होटल बने। आज की डेट में देखिए, हर एक को एक होटल उपलब्ध हो सकता है, अगर कहीं पे भी जा रहा है उसके दर पे, जो अफोर्ड कर सकता है उस दर पे उसको होटल उपलब्ध हो जा रहा है हर शहर में। तो ये सरकार की नीतियों का ही फल है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि बैंक्वेट हॉल और इस प्रकार की गतिविधियाँ, ये हमारे यहाँ अनुमति नहीं है, और इस दिशा में हमने प्रयास करते हुए यहाँ हमने बैंक्वेट जो बिना कोई अनुमति के प्रारंभ किए गए थे उनको सील किया। कुछ के मामले हाई कोर्ट वगैरह में चल रहे हैं, लोकल कोर्ट्स में चल रहे हैं, उन पे भी हम सघन कार्रवाई कर रहे हैं कि उनको हम वहाँ से स्टे जो भी उन्होंने प्राप्त किया है उसको समाप्त करते हुए, और जो है हम इसमें जो है कार्रवाई करके और उसको हम बंद करवाएं और सील करवाएं। ये भी हम जल्दी करवाने वाले हैं। सर, मैं कई का नाम लेते लेते रह जाता हूँ, लेकिन एक सवाल लास्ट मेरा है कि आज दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है। अभी आप देख रहे थे जिस तरह एयर क्वालिटी कई बार होती है, और उसमें उद्योग का भी एक बड़ा रोल रहता है। हालांकि ट्रैफिक है और तमाम चीज़ें, कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसी पॉल्यूशन को लेकर कई बार पॉल्यूशन विभाग जो है वो आरोप लगता है उस पर कि वो मनमानी करता है। तो उद्योगपतियों के लिए ये भी एक विंडो ऐसी है जो थोड़ी सी टिपिकल है। क्या इस दिशा में कोई समन्वय की नीति आपके एंगल से या सरकारी तौर पर आ रही है, ताकि उद्योग जो हैं वो एनकरेज भी हो सके और उनका विश्वास बन सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूपी सीडा के द्वारा विकसित क्षेत्र हैं, इनमें सभी क्षेत्रों में हमने गैस पाइपलाइन उपलब्ध करा दिया है। तो अब बस उद्योगपतियों को गैस में शिफ्ट होना है। एक बार वो हो जाएगा तो वायु प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जहाँ तक जल प्रदूषण का है प्रश्न है, तो उसमें जो है अब ऑनलाइन मीटरिंग हो गई है चालू। उसमें मॉनिटरिंग जो है सेंट्रल एक पॉइंट से किया जा सकेगा ऑनलाइन मीटरिंग लगने के बाद। और इसमें हम लोग समय समय पर प्रदूषण विभाग की टीम के साथ सर्वे भी करते हैं, जिससे कि ऐसे डिफ़ॉल्टर्स जो कि गलत कर रहे हैं, जो मतलब चला नहीं रहे हैं मशीनरी अपनी, उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको हम सील वगैरह की कार्रवाई करें। तो इन सब चीज़ों से लोगों को, एक तो लोगों की खुद में भी काफ़ी ज़्यादा लोग चैतन्य हुए हैं इस बारे में कि पोल्यूशन कम करना हमारे हित में है। तो स्वयं भी लोग आगे आकर के इसको कर रहे हैं, और कुछ सरकारी निर्देश जारी हुए हैं, उनका अनुपालन के बाद मुझे लगता है प्रदूषण काफ़ी हद तक कंट्रोल होएगा। सर, मैंने वादा किया था, लास्ट सवाल है लेकिन वादा खिलाफ़ी कर रहा हूँ। एक लास्ट सवाल, कई बार लोग सरकारी ज़मीन ले लेते हैं और कई बार उनकी मंशा या तो कुछ और होती है या फिर वो उद्योग स्थापित नहीं करते हैं, और वो एक तरह से एक रुकावट की स्थिति बन जाती है। ऐसे इन लोगों के खिलाफ कुछ कर रहे हैं आप? ये शायद मेरे ख्याल से आप तीसरे बार पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने नोटिस जारी किया है। और इसमें जो है, अगर उन्हें बिल्कुल खाली रखा हुआ है भूखंड को, तो 31/12/2022 को ऐसे सारे भूखंड स्वतः निरस्त होने की हमने नोटिस दिया हुआ है। स्वतः निरस्त हो जाएंगे वो। तो लगभग 500 लोगों को हमने नोटिस दिया है। उसमें से कई लोग आगे आकर के उन्होंने उद्योग के लगाने के लिए कार्रवाई भी करी है, लेकिन जो खाली रह जाएंगे वो निरस्त हो जाएंगे और उनको हम उपलब्ध करा पाएंगे दूसरे लोगों को।
बहुत बहुत शुक्रिया राकेश झा साहब से, बहुत खुल के हमने बात करने की कोशिश की, कुछ कड़वे अनुभव भी हमने उनसे शेयर किए। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की तरक्की और ख़ास तौर से रोज़गार के लिए उद्योगों का पनपना और लगना और उनका विश्वास बना रहना बेहद ज़रूरी है। और शायद इसी दिशा में अगर यकीन कायम होगा तो सरकार की वो जो अपील है या वो जो एक नारा है कि विश्वास होगा लॉ एंड ऑर्डर पे भी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी, तो उद्योगपति भी आएंगे और लोग यहाँ पर इन्वेस्ट भी करेंगे और वो जो इन्वेस्टर समिट है वो भी कहीं ना कहीं कामयाब होगी। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।